कल मैंने पाइथन का इंट्रोडक्शन आप लोग को बताया था ना। तो कल मैंने ये बताया था कि जो पाइथन है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कल मैंने ये बताया था कि इसको मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाइथन का यूज करके आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, है ना। तो मैंने कल बताया था कि आपको पाइथन का यूज करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप, विंडोज, मतलब किसी भी टाइप का एप्लीकेशन आप बना सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपने ऐप सुना होगा। आपका डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होता है, वेबसाइट्स होती है ना। एआई से रिलेटेड ऐप होता है। तो आप हर टाइप का ऐप इसमें बना सकते हो, है ना। तो कल मैंने ये बताया था आप लोगों को कि पाइथन में हर टाइप के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए अलग अलग टाइप की लाइब्रेरी होती है। और जब तक उस लाइब्रेरी पे आप स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आप उससे रिलेटेड ऐप आप डेवलप नहीं कर सकते। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी लाइब्रेरी से हम किस किस टाइप का ऐप बना सकते हैं, है ना। उसके बाद मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि ये दोनों पैटर्न को फॉलो करता है। मैंने कल दो तरह का मैंने स्टाइल बताया था। एक सी स्टाइल होता है और एक सी प्लस प्लस होता है। तो सी स्टाइल में जो हम कोडिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें सी स्टाइल में भी कोडिंग करके प्रोजेक्ट बना सकते हो और सी प्लस प्लस स्टाइल में भी कोडिंग करके प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो पाइथन के लिए ऐसा कोई बेसिक नीड नहीं है कि आपको पहले से सी प्लस प्लस आनी चाहिए। तो बिल्कुल बिगनर लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद मैंने कल बताया था कि पाइथन में आपका इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर का मतलब लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, कंपाइल करता है। और पाइथन में जो इंटरप्रेटर होता है उस इंटरप्रेटर का नाम क्या है, सी पाइथन। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि पाइथन जो लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस और जावा तीनों लैंग्वेज को कंबाइन करके बनाया गया। तो इतनी सारी चीजें मैंने कल बता दी थी आप लोगों को। इसके बाद मैंने ये बताया था कि पाइथन हमारा एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। इसको डायनेमिक टाइप लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें कोई डेटा टाइप नहीं देना होता। सी प्लस प्लस में, जावा में जब भी हम वेरिएबल बनाते थे तो उससे पहले हमें डेटा टाइप देना होता था। तो ऐसे लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले कोई डेटा टाइप नहीं देना होता, उस टाइप के लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, यूजली टाइप लैंग्वेज या डायनेमिक टाइप लैंग्वेज बोलेंगे, है ना। तो ये सब चीजें हमने कल कवर कर ली थी। इसके बाद मैंने हिस्ट्री बताई थी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाइथन को किसने डेवलप किया है तो आपको ये बताना है कि नीदरलैंड के एक डेवलपर थे जिनका नाम था ग्यूडो वॉन रोसम। और इन्हीं को फादर ऑफ पाइथन बोला जाता है। तो इन्होंने ही इसको डेवलप किया था। और जब इन्होंने काम स्टार्ट किया था तो 89 से 1991 के बीच में किया था। लेकिन मार्केट में सबसे पहले जब लॉन्च हुआ था तो सबसे पहला जो वर्जन आया था वो 1994 में आया था, जावा से एक साल पहले। जावा आई थी मार्केट में 1995 में। और फादर ऑफ पाइथन ग्यूडो वॉन रोसन को बोला जाता है। और इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा, उस समय नीदरलैंड में एक टीवी कॉमेडी शो चलता था और उस टीवी कॉमेडी शो का नाम क्या था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो बीबीसी चैनल पे आता था। और इसी टीवी कॉमेडी शो के नाम पे इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम क्या रख दिया, पाइथन रख दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा फैन थे, इनको ये टीवी कॉमेडी शो देखना बहुत ज्यादा पसंद था। तो इसी के नाम पे इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, पाइथन रख दिया। और जब से पाइथन मार्केट में आई है तब से ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो पाइथन में जितने भी हम आगे अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे सारे फ्री मिलेंगे आपको, कोई भी आपको लाइसेंस नहीं लेना। अगर आपको डॉट नेट पे काम करना है तो डॉट नेट आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे आप विंडोज यूज करते हो तो विंडोज आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, लाइसेंस लेना पड़ता है। पाइथन में आपको सारा सॉफ्टवेयर क्या होगा, फ्री मिलेगा। तो ओपन सोर्स का मतलब ही क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को। इसके बाद मैंने वर्जन्स बताया था कि पाइथन के अभी तक इतने वर्जन लॉन्च हो चुके हैं।
तो आपको पहला और लास्ट वाला वर्जन या पता होना चाहिए कि सबसे पहला वर्जन कब आया था, 1994 में। और अभी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो 3.12 चल रहा है, जो अभी 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है। तो इसी लेटेस्ट वाले वर्जन पे हमें काम करना सीखना है। तो अभी जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखेंगे तो हमें बेसिकली लेटेस्ट वाला ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, क्योंकि लेटेस्ट वाले वर्जन पे अगर आप काम करते हो तो इसमें पुराने वाले जितने भी वर्जन्स हैं उनके सारे फीचर्स ऐड ऑन होते हैं, प्लस नया फीचर भी आपका इसमें ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो मेन हम किस पे काम करेंगे, 3.12 पे। बंद कर दो। तो यहाँ तक मैंने कल बता दिया था आप लोगों को। तो आपको ये याद रखना है कि पाइथन का जो पहला वर्जन 1994 में आया था और अभी लेटेस्ट 3.12 चल रहा है। तो इसका मतलब अभी तक पाइथन के 3 ही वर्जन लॉन्च हुए हैं, 1, 2 और 3। तो जब तक आपका 4 वर्जन नहीं आएगा तब तक आपको मेजर चेंजेस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने कल बताया था आप लोगों को कि पाइथन को मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं कि इसमें हम अलग अलग टाइप का एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो पाइथन का यूज करके आप इतने टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हो, है ना। और हर टाइप के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इसमें अलग अलग लाइब्रेरी है। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि ओनली अगर आपने पाइथन सीख लिया तो केवल पाइथन सीख के आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन नहीं बना सकते। पाइथन सीखने के साथ साथ उससे रिलेटेड जब तक आप लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आप किसी भी टाइप का ऐप नहीं बना सकते। अगर आपको पाइथन का यूज करके वेबसाइट डेवलप करना है तो आपको पाइथन के साथ साथ जेंगो या फ्लास्क में से कोई एक फ्रेमवर्क सीखना होगा, है ना। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो इंस्टाग्राम है वो किस पे बना है, जेंगो पे। लाइव एग्जांपल है। तो वैसे ही अगर आपको पाइथन का यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सीखना है, आप चाहते हो कि मैं अपना कोडिंग करके खुद का कैलकुलेटर बना लूँ, नोट पैड बना लूँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज करना होगा, टिक इंटर, है ना। तो आगे जब हम पाइथन पढ़ेंगे तो आपका टिक इंटर लाइब्रेरी भी है सिलेबस में आपके। तो टिक इंटर का यूज करके कुछ हम ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे। जैसे ये टिक इंटर का यूज करके मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है, तो ऐसा आप खुद से कोडिंग करके कैलकुलेटर बनाना सीखोगे। तो इसमें आपका कौन सा लाइब्रेरी यूज हो रहा है, टिक इंटर। तो पाइथन में एक टिक इंटर नाम की लाइब्रेरी होती है प्री डिफाइंड, और इसमें बने बनाए फंक्शंस होते हैं, उतने हार्ड लेवल वाली आपको कोडिंग नहीं करनी, है ना। अब आपको पता है कि जब आप कैलकुलेटर डेवलप करोगे तो कैलकुलेटर के लिए आपको डिजाइन करने के लिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और मल्टीपल बटन चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स और बटन बनाने के लिए इसमें ऑलरेडी बने बनाए फंक्शंस होते हैं। तो टिक इंटर में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इसमें एंट्री नाम का एक फंक्शन होता है। तो जैसे ही आप एंट्री ये वाला फंक्शन कॉल करोगे अपने आप वो टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा, बना देगा। बटन बनाने के लिए बटन नाम का फंक्शन होता है। तो ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे, तो कुछ इस तरह का आपका कैलकुलेटर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम चीजें हम आगे सीखेंगे खुद का बनाना। तो प्रॉपर ये फंक्शनैलिटी के साथ काम कर रहा है, ये देखो, है ना, प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस तरह का हम कैलकुलेटर बना सकते हैं टिक एंड टे का यूज करके। छोटे छोटे अगर गेम्स आप बनाना चाहो तो गेम्स बना सकते हो। जैसे आप लोगों ने स्नैक वाला गेम खेला होगा, नोकिया मोबाइल में आता था। तो ये भी हमने टिक इंटर का यूज करके बनाया हुआ है। तो छोटे छोटे गेम्स आप बना सकते हो। तो इन सब लाइब्रेरी का होने की वजह से ना कोडिंग हमें उतनी हार्ड लेवल वाली कोडिंग नहीं करनी है ना। आ रही बात समझ में। तो नीचे काउंटर चल रहा है आपका, है ना। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे गेम्स भी आप बना सकते हो टिक इंटर सीख के, है ना। तो टिक इंटर होता ही है वो जीयूआई के लिए, है ना। तो कोई भी अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना है, कोई छोटे छोटे गेम्स बनाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप टिक इंटर यूज करोगे। जैसे आप लोगों ने टिक टैक टोई गेम खेला होगा, बचपन में बहुत ज्यादा खेला होगा आप लोग, खेला है। नाम से नहीं पता होगा, ऐसे अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ये भी टिक इंटर में बना हुआ है, इसको बोलते हैं टिक टैक टोई गेम। ये तो खेला ही होगा। हाँ, तो इसको इस गेम का नाम क्या है, टिक टैक टोई। तो ऐसे ऐसे बन सकता है ना। तो
ऐसे ऐसे छोटे छोटे गेम्स बना सकते हो। तो बहुत इजी है पाइथन में ना। ये टिक इंटर यूज करके आप इजीली जो है छोटे छोटे गेम्स बना सकते हो, है ना। तो ये सब मैंने कोडिंग से बनाया हुआ है। कार रेसिंग गेम खेला होगा आपने। तो कार रेसिंग गेम बनाने के लिए इसमें हमने पाई गेम यूज किया है। तो कल बताया था कि अगर आपको पाइथन में गेम डेवलपमेंट में अगर आपको जाना है तो पाइथन के साथ साथ आपको पाई गेम नाम का लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना हो। तो पाई गेम जो लाइब्रेरी बनी है वो स्पेशली गेम डेवलपमेंट के लिए बनी है। ठीक है, और इन सब लाइब्रेरी में बने बनाए फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, है ना। उनको कॉल करके इजिली हमें उतनी हार्ड लेवल वाली कोडिंग नहीं करनी होती। तो ये देखो कार रेसिंग वाला गेम बनाया हुआ है, इसमें साउंड भी डाला हुआ है। साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। पाई गेम लाइब्रेरी यूज की है। तो ये सब चीजें बनाना बहुत आसान कर रहा है। ठीक है, उसमें हमने साउंड भी डाला हुआ है। तो ये सब सीखने के लिए ना आपको टिक इंटर लाइब्रेरी पे क्या करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, टिक इंटर और पाई गेम। आएगा बात समझ। तो हर टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए ना इसमें अलग अलग लाइब्रेरी आपको सीखनी होगी, और उस लाइब्रेरी पे जब तक आप स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक उससे रिलेटेड आप ऐप डेवलप नहीं कर सकते। अब जैसे आपको पाइथन का यूज करके आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो मैंने कल बताया था उसके लिए आपको नमपाई है, पांडाज है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है, इन सब लाइब्रेरी पे आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा। तो जब तक आप पाइथन के साथ साथ इन सब लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आप डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि काम ही आपको उसी पे करना होता है। आई बात समझ में। और इन सब लाइब्रेरी के होने की वजह से ही कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा, बीए बीकॉम किया हुआ बंदा है और वो चाहता है कि मैं डेटा एनालिस्ट बन जाऊं, तो इजीली बन सकता है। क्योंकि इन सब लाइब्रेरी में हमें उतनी कोडिंग करनी नहीं, कोडिंग वो खुद करेगा। आपको क्या करना है, बस उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, उसमें बने बनाए फंक्शंस हैं, बस आपको उसको कॉल करना है। बस आपको थोड़ा सा ये टेक्निकल माइंड होना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है और कौन सा सिंटेक्स यूज करना है। ठीक है, तो मुश्किल से आपको एक एक लाइन का कोड लिखना है। एक एक लाइन का कोड लिखोगे, आपका पूरा प्रॉपर जो है डेटा को एनालिसिस करेगा, उसको विजुलाइज करेगा, प्लॉट करेगा, और आप उसका यूज करके अलग अलग आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी यूज भी कर सकते हो, या फिर आजकल इसके लिए अलग अलग टूल आ गए हैं। आपने टेबलू पावर बीआई का नाम सुना होगा। तो टेबलू पावर बीआई में तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजीली जो है किसी भी डेटा को आप एनालिसिस कर सकते हो। आप अलग अलग चार्ट रिपोर्ट्स बना के डैशबोर्ड बना सकते हो। ठीक है, और काम ही आजकल इन्हीं सब टूल पे हो रहा है ना। केवल अगर आपको केवल पावर बीआई भी अगर अच्छे से आती है तो आपको जॉब्स मिल जाएगी, है ना। तो आगे हम सीखेंगे कि किस किस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन सी लाइब्रेरी ना आनी चाहिए। हाँ, लाइब्रेरी बोलो या मॉड्यूल बोलो, बात एक ही। इतना समझ में आया। इसके बाद मैंने कुछ लाइव एग्जांपल्स बताया था आपको, कि अगर मान लो आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि कुछ पाइथन के लाइव एग्जांपल बताओ जो पाइथन में बने हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ब्लेंडर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है। आप गूगल पे सर्च करोगे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर, तो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की पूरी कोडिंग किसमें है, पाइथन में। और ब्लेंडर सॉफ्टवेयर आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूज हो रहा है 3D एनिमेशंस के लिए। एनिमेटेड जो मूवी बनती है वो आप ब्लेंडर से बना सकते हो। ठीक है, तो ब्लेंडर का पूरा कोड किसमें है, पाइथन में। और इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये आपका किस पे बना हुआ है, जेंगो पे बना हुआ है। अभी मैंने गेम दिखाया आपको, टिक टैक टोई गेम है, स्नैक गेम है ना। तो आजकल ऑनलाइन आप कोई भी गेम अगर खेलते हो ना तो वो मोस्टली वो सारे पाइथन में बने होते हैं। ठीक है, तो पाइथन में किसी भी टाइप को ऐप को डेवलप करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें अलग अलग लाइब्रेरी बना के दे रखा है, और उन लाइब्रेरी का यूज करके हम इजी, उतना हार्ड लेवल वाला कोड हमें लिखना नहीं होता, इजीली हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। इतना समझ में आया। तो शायद मैंने कल यहीं तक बताया था ना। तो
अभी तक जितना मैंने बताया इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पीछे सबको समझ में आ गया? तो ये नोट डाउन कर लिया था आपने? इसको नोट डाउन कर लो, मेन मेन नोट कर लो। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि पाइथन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताओ जो पाइथन में बने हुए हैं, तो अलग अलग ऐप है। जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बोलते हैं ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जीयूआई एप्लीकेशन का मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो अभी मैंने आपको कैलकुलेटर दिखाया, और टेक्स्ट एडिटर है, आप पाइथन की कोडिंग करके नोटपैड बना सकते हो। तो कैलकुलेटर है, नोटपैड है, ये सब आपका क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि आप पाइथन का यूज करके किसी भी टाइप का एप्लीकेशंस बना सकते हो। बस करना क्या है, उससे रिलेटेड आपको लाइब्रेरी पे क्या करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन करना होगा। ठीक है। वेब ऐप बनाना है तो सबके लिए अलग अलग लाइब्रेरी। कंसोल बेस का मतलब हम सीखेंगे पाइथन में। कंसोल बेस एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका माउस काम नहीं करेगा, अलग अलग चॉइस आता है और चॉइस के अकॉर्डिंग आप काम करते हो। हाँ, नहीं नहीं, वो तो एप्लीकेशन का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है वो, जो बता है कंसोल बेस एप्लीकेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? हो गया यहाँ तक? तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो पाइथन में बने हुए हैं, है ना। गूगल का आपने ड्रॉप बॉक्स यूज किया होगा, वो भी उसकी कोडिंग किस में है, पाइथन में। तो आजकल आपको हर जगह पाइथन मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब में आप वीडियो शेयर करते हो, तो यूट्यूब में जब वीडियो शेयर करते हो तो वहां पे भी आपका पाइथन का स्क्रिप्टिंग का कोड चल रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखो। अब हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, और वन बाय वन फीचर्स ये नोट कर लो। इन्हीं फीचर्स की वजह से पाइथन इस समय पॉपुलर चल रहा है, डिमांड में है। तो हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ पाइथन, और वन बाय वन फीचर्स ये नोट कर लो। 1 बाय 1 रीड कर लो, किसी लाइन में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। इजी टू यूज, इजी टू लर्न, समझ में आ रहा है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मैंने बताया था कि इसमें कोड जो है लाइन बाय लाइन कंपाइल होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब लिख लेना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ
कि आप पाइथन के कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। आप पाइथन के कोड को विंडोज पे, मैक पे, यूनिक्स पे, लाइनेक्स पे, दुनिया का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, किस पाइथन के कोड को किसी भी ओएस पे आप रन कर सकते हो। तो जो कोड आपका विंडोज पे चलेगा, सेम वही कोड आपका मैक पे चलेगा। तो पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि पाइथन के कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। तो ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्लियर? तो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब लिख लेना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आप किसी भी ओएस पे रन कर सकते हो, है ना। बस आपको सॉफ्टवेयर अलग अलग यूज करना होगा। विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर अलग आता है, मैक के लिए सॉफ्टवेयर अलग आता है, लेकिन दोनों पे कोडिंग सेम होगी। तो जो कोड आपका विंडोज पे चलेगा, सेम वही कोड आपका किस पे चलेगा, मैक पे चलेगा ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मैंने कल बताया था कि जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलेंगे। तो पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि पाइथन में आप सी स्टाइल में भी कोडिंग कर सकते हो और सी प्लस प्लस स्टाइल में भी कोडिंग कर सकते हो। जीयूआई प्रोग्रामिंग मैंने अभी बताया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, जीयूआई प्रोग्रामिंग। ठीक है। और इंटीग्रेटेड लैंग्वेज का मतलब मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जो पाइथन लैंग्वेज बना है वो सी, सी प्लस प्लस एंड जावा तीनों को कंबाइन करके बनाया गया है। तो इंटीग्रेटेड लैंग्वेज का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, तीनों लैंग्वेज को कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके ये नया लैंग्वेज डेवलप किया गया। तो पाइथन के सारे फीचर्स क्लियर है सबको? तो इन्हीं फीचर्स के होने की वजह से पाइथन आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में है, पॉपुलर है। और मैंने ये भी बताया था कि पाइथन में कोड को ऑप्टिमाइज करने का टेक्निक दे रखा है, जो अभी तक अनदर लैंग्वेज में नहीं है। जो काम आप सी, सी प्लस प्लस, जावा में 10 लाइन का कोड लिख के करोगे, वो काम आप पाइथन में 1 लाइन में कर सकते हो। तो मेनली आपको पाइथन में कोड ऑप्टिमाइजेशन वाली जो टेक्निक है वही सीखनी है, और इंडस्ट्री में वही यूज होता है ना। क्योंकि जितने कम से कम लाइन का कोड होगा, उतना ही आपका एग्जीक्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा, और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो फीचर्स नोट कर लिया सबने? इसके बाद ये नोट मत करो, बस नोट रीड कर लो। पाइथन कौन कौन सी कंपनी यूज कर रही है? जितनी भी हार्डवेयर वाली कंपनी है, सिस्को कंपनी का नाम सुना होगा, जो राउटर बनाती है ना। तो सिस्को में जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो सब पाइथन में बने होते हैं। आ रही बात समझ में? तो आजकल जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज है ना, सबसे ज्यादा पाइथन यूज कर रही है। अभी मैंने बताया यूट्यूब में जो आप वीडियो शेयर करते हो, तो वहां पे भी पाइथन का आपका स्क्रिप्टिंग चल रहा है ना। तो आपको पाइथन हर जगह मिल जाएगा। अगर आपको इथिकल हैकिंग फील्ड में जाना है, आपको इथिकल हैकिंग सीखना है, तो उसके लिए भी मस्ट है कि आपको पाइथन आनी चाहिए। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो उसके लिए भी पाइथन मस्ट है कि आपको पाइथन आने ही आना चाहिए। ठीक है। तो आपका जो पाइथन है वो हर फील्ड में यूज हो रहा है। लाइट वेट होने की वजह से आजकल सबसे ज्यादा इंडस्ट्री पाइथन को प्रेफर कर रही है। क्लियर है? तो पाइथन का जो स्कोप है आपको हर फील्ड में मिल जाएगा। तो मैंने बताया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आजकल पाइथन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैनुअल हुआ करती थी, अब ऑटोमेशन पे होता है, अलग अलग टूल आ गए हैं। तो आजकल एक सेलेनियम टूल है पाइथन का, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है टेस्टिंग के लिए। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आजकल सेलेनियम टूल के थ्रू बहुत ज्यादा हो रही। ठीक है। तो पाइथन की एक लाइब्रेरी है सेलेनियम, तो उसका यूज करके आप टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो पाइथन का जो स्कोप है ना, आपको हर फील्ड में मिल जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैंने ये मेन लाइब्रेरी लिखी है, इसको पहले समझ लो फिर लिखना। अगर आपको पाइथन का यूज करके मॉड्यूल्स या लाइब्रेरी एक ही होता है, लाइब्रेरी बोलो या मॉड्यूल्स बोलो। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पाइथन में अगर आपको कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है,
अगर आप चाहते हो कि पाइथन में अपना खुद का कोडिंग करके मैं कैलकुलेटर बना लूँ, छोटे छोटे गेम्स बनाना है, अभी दिखाया था मैंने, तो उसको बनाने के लिए आपको कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी होगी? टीक इंटर। तो ये बनी बनाई पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है। और जब पाइथन का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो ये लाइब्रेरी इनबिल्ट उसमें इंस्टॉल्ड आती है, ठीक है। तो टीक इंटर लाइब्रेरी को आगे आपको पढ़ना है तो हम इसको पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। उसके बाद अगर आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उसके लिए सॉकेट नाम का लाइब्रेरी आता है। अगर आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना है पाइथन के थ्रू तो उसके लिए आपको कीवी लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। अगर आपको अपना खुद का ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस बनाना है, जैसे आप चाहते हो कि मीडिया प्लेयर की तरह मैं एक ऐप बनाऊं और उसमें मैं ऑडियो और वीडियो अपने खुद का चला पाऊं, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा? WX पाइथन नाम की लाइब्रेरी आती है। अगर आपको पाइथन का यूज करके गेम डेवलपमेंट में जाना है तो गेम डेवलपमेंट के लिए पाई गेम नाम का लाइब्रेरी आता है। अभी मैंने आपको एक कार रेसिंग वाला गेम दिखाया था, तो उस वो किस पे बना है? पाई गेम पे। और अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको पाइथन की इन सब लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। नमपाई है, साईपाई है, पांडाज है, मैटप्लॉटलिब है, सीवॉन है। तो इन सब लाइब्रेरी पे जब तक आप स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आप डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो इन लाइब्रेरी के साथ साथ आपको साइकिट लर्न, NLTK और ओपन सीबी नाम की लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। ओपन सीबी जो लाइब्रेरी है इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर विजन। ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो जिसका जिसका मशीन लर्निंग है कोर्स, तो वहां पे हम ओपन सीबी लाइब्रेरी का यूज करके कुछ ऐसे ऐसे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, आपका फेस रिकॉग्नाइज करे और फेस रिकॉग्नाइज करके एक्सेल शीट में अटेंडेंस लग जाए, या आपका फेस रिकॉग्नाइज करके वो चेक करके बताए कि आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। या आपका फेस रिकॉग्नाइज करके चेक करके बताए कि आपने मास्क पहना है या नहीं पहना। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ऐसे रियल लाइफ अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए क्या यूज करना होगा? ओपन सीबी कंप्यूटर विजन। तो बेसिकली इमेज पे ही ये सारा काम करता है। आई बात समझ में? तो आजकल ये सब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। आ रही बात समझ में? तो आजकल देखा होगा कि कोविड के टाइम में स्कूल्स में अटेंडेंस लगाने के लिए CCTV लगा होता था और बच्चे उस CCTV कैमरे के सामने आते थे और अपने आप उनका अटेंडेंस लग जाता था, ठीक है। तो आजकल ये सब टेक्निक्स बहुत ज्यादा यूज हो रही है। आ रही बात समझ में? और आजकल आप लोगों ने देखा होगा रियल लाइफ, अगर ओपन सीबी का लाइव एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो आजकल पहले क्या होता था कि रोड पे पहले ट्रैफिक पुलिस हुआ करता था, है ना। और वो चेक करता था कि किसने ट्रैफिक रूल को फॉलो किया है और किसने नहीं किया, तो तुरंत चालान बनाता था वो। आजकल देखा होगा कि आजकल मोस्टली रोड पे ना कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होता, CCTV कैमरा लगा होता है और कैमरा वो खुद चेक कर रहा होता है कि किसने ट्रैफिक रूल को फॉलो किया है और किसने नहीं किया, और ऑटोमेटिक उसका चालान जो है मेल पे चला जाता है। तो वहां पे यही ओपन सीबी वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये सब मशीन लर्निंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का मतलब ही यही होता है, इसमें प्रिडिक्टिव एनालिसिस हम करना सीखेंगे। तो इसमें अलग अलग रियल लाइफ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे हम काम करना सीखेंगे। जैसे जीमेल है, आपने कभी एनालिसिस किया है जीमेल के पास कोई भी मेल आती है तो वो कैसे वो जज करता है कि वो मेल आपके लिए यूजफुल है या हार्मफुल है? यूजफुल अगर होता है तो अपने आप वो इनबॉक्स में चला जाता है, और हार्मफुल होता है तो वो स्पैम में चला जाता है। तो रियल में अगर देखें तो जीमेल में ना बैक में आपका मशीन लर्निंग का ही एल्गो काम कर रहा है। तो मशीन लर्निंग में आपका एक एल्गो होता है नैप बेस का, और नैप बेस जो है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे काम करता है। तो उस एल्गो का काम ही यही है, वो कि चेक करेगा आपके पास कोई भी अगर मेल आती है तो मेल के कंटेंट को वो चेक करता है, और कंटेंट को चेक करके फिर वो जज करता है कि आपका वो मेल यूजफुल है या हार्मफुल है। अगर यूजफुल होता है तो अपने आप वो इनबॉक्स में चला जाता है, और हार्मफुल होता है तो स्पैम में चला जाता है, ठीक है।
तो जिसका जिसका मशीन लर्निंग है, ये हम लाइव एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। हम क्या करेंगे कि मशीन लर्निंग का एक मॉडल बनाएंगे और अपना रन टाइम पे एक मैं मेल टाइप करूंगा और मेरा मॉडल वो चेक करके बताएगा कि जो मैंने मेल टाइप किया है वो हमारा हैम है या स्पैम है। अगर हैम होगा तो वो इनबॉक्स में जाएगा और स्पैम होगा तो स्पैम में जाएगा। बात समझ में आई? तो हर जगह अगर रियल लाइफ में अगर आप देखो तो हर जगह आपका मशीन लर्निंग यूज हो रहा है। ठीक है, आने वाला जो टाइम है वो सब मशीन लर्निंग और एआई का ही है। आ रही बात समझ में? और अगर आप मशीन लर्निंग का लाइव एग्जांपल अगर देखो तो आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा। तो जब आप देखते हो कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, मान लो आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई शूज मंगवाया, तो देखा होगा नेक्स्ट टाइम वो शूज से रिलेटेड ही प्रोडक्ट दिखा रहा होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम बोलते हैं उसको, है ना। आपने नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखी और वो आपको बहुत अच्छी लगी, तो वो उसी से रिलेटेड 5 मूवी वो रिकमेंड करता है ना। तो ये सब लाइव एग्जांपल है आपका मशीन लर्निंग का। तो पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। तो इसमें मशीन लर्निंग का एक अनसुपरवाइज लर्निंग का एक एल्गो है, वो खुद ही चेक कर रहा होता है कि किस बंदे ने क्या मंगाया है और उसको हमें वही प्रोडक्ट जो है शो करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम। तो ऐसे ऐसे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे अगर आपको काम करना है तो आपको क्या यूज करना होगा, मशीन लर्निंग। ठीक है, या फिर मशीन लर्निंग के और रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो आप लोग मोबाइल पे गूगल असिस्टेंट यूज करते होंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो भी आप बोलते हो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे। और अभी मैं जब आपको दिखाऊंगा मशीन लर्निंग में, इसको हम क्या बोलेंगे, वॉइस असिस्टेंट, है ना। अब मान लो आपको पाइथन का यूज करके आपको अपना खुद का वॉइस असिस्टेंट बनाना है, गूगल असिस्टेंट की तरह, कि जो भी मैं बोलूं वो अपने आप क्या हो, ओपन हो जाए। तो अगर मैं अभी ये सब मैंने बनाया हुआ है, ये सब मैं जब आप लोगों का मशीन लर्निंग चलेगा तो मैं लाइव इसको करके दिखाऊंगा आपको। तो बहुत ही इजी है, अगर कोड मैं आपको दिखाऊंगा ना वो, तो मुश्किल से 8 या 10 लाइन का कोड है। तो जब आप लोग पाइथन सीख जाओगे ना, तो चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को कैसे कैसे करना है इसमें काम। तो मेन मेन लाइब्रेरी का नाम आप लोगों को क्लियर हुआ। तो यही सब लाइब्रेरी का नाम आपको याद रखना है, और इन्हीं सब लाइब्रेरी के होने की वजह से पाइथन में हमारा काम इजी हो गया, है ना। अब अगर मान लो अगर आपको एआई में जाना है, एआई इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज होगी, टेंसरफ्लो या पाइटार्च। तो दोनों में से एक लाइब्रेरी पे आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा। आ रही बात हमने, टेंसरफ्लो लाइब्रेरी को गूगल ने डेवलप किया है। ठीक है, और पाइटार्च जो लाइब्रेरी है इसको फेसबुक ने लॉन्च किया है। तो कुछ कंपनी जो है टेंसरफ्लो पे काम करती है और कुछ कंपनी पाइटार्च पे काम करती है। ठीक है, तो टेंसरफ्लो का अगर मैं लाइव एग्जांपल की मैं बात करूं, तो आपने ड्राइवरलेस कार का नाम सुना होगा। यहाँ पे आप ओला कार बुक करते हो तो यहाँ पे तो ड्राइवर बैठा होता है, लेकिन यूएस में अगर आप ओला कार बुक करोगे तो वहाँ पे कोई ड्राइवर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ड्राइवरलेस जो कार बना है वो टेंसर फ्लो के कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रहा है। आपने ये भी सुना होगा, यहाँ पे जो मेट्रो चल रही है, कुछ मेट्रो ऐसी है जो बिना ड्राइवर के, है ना। मेजेंटा लाइन है, पिंक लाइन है। तो मेजेंटा लाइन और पिंक लाइन में कोई भी ड्राइवर नहीं होता। तो आजकल जो मेट्रो चल रही है वो ड्राइवरलेस हो चुकी है। सुना होगा आपने, सुना है। तो अगर ड्राइवरलेस जो कार है उसका कॉन्सेप्ट किस पे बना हुआ है, टेंसर फ्लो पे। आपने चैटबॉट सुना होगा, एलेक्सा का नाम सुना है। तो एलेक्सा जो बना है वो टेंसर फ्लो पे ही बना। तो जिसका जिसका एआई है, आप अपना खुद का चैटबॉट बना सकते हो। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन दूं उसका वो आंसर बताएगा, है ना। चैट जीपीटी तो आपने लाइव एग्जांपल सुना ही होगा। ठीक है, तो ड्राइवरलेस कार आप लोगों ने देखी है, दिखाता हूँ मैं। तो एक टेस्ला नाम की कंपनी है और एक वेमो नाम की कंपनी है, गूगल की एक वेमो नाम की कंपनी है जिसने ड्राइवरलेस कार लॉन्च किया हुआ है। तो आने वाले टाइम में 4-5 साल के बाद आपको इंडिया में भी आपको ड्राइवरलेस कार दिख जाएगा।
तो यहाँ पे आप एक वीडियो देखो, वेमो कंपनी है जिसने लॉन्च किया हुआ है ड्राइवरलेस कार का। Sorry, I'm wishing I go. Oppo Find M3 Flip, made to be iconic. ध्यान से देखना, यहाँ पे जो कार चलेगी बिना ड्राइवर के, सेंसर्स लगे होते Hey, हैं। it's Andy with The Verge. I'm about to go for a ride in one of Waymo's fully driverless cars here in Phoenix, Arizona. As you can see, there's no driver in the front. I'm not nervous. Are you nervous? I'm not nervous. Here we are, riding in a mini बिना ड्राइवर के जो है ये कार चल रही है। with pedestrians and cyclists and other vehicles out on the public road. It's a surreal experience. Google has been working on self-driving cars for over 10 years now. In 2016, Google spun out its project as a separate company called Waymo. And since then, it's been testing hundreds of vehicles here in Arizona, mostly for an Uber-like ride-hailing service called Waymo One. A few years ago, I had the chance to ride in one of Waymo's driverless vehicles, but it was on a private and closed course. And since then, most of the trips that Waymo does in its autonomous vehicles, including the one that we took last year, have trained. कंपनी आपको बहुत सारी मिल जाएगी जो ड्राइवरलेस कार लॉन्च कर चुकी है ना। उसमें बस जीपीएस सिस्टम पे काम करता है, जो भी आप लोकेशन चूज करोगे ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे वो जाएगा, है ना। या और भी अगर मैं इसका लाइव एग्जांपल अगर मैं बताऊं, आजकल सारा काम एआई के थ्रू हो रहा है ना। अगर आप लोगों ने न्यूज देखा होगा तो आजकल न्यूज एंकर भी एआई एंकर आ गए ना। आज तक में आपने सना को देखा होगा, है ना। तो आजकल एंकर्स की भी जॉब्स चली जाएगी आने वाले टाइम में, है ना। सारे जो एंकर वाला काम है वो एआई एंकर करा करेंगे, है ना। और भी अगर लाइव एग्जांपल इसका देखो तो यहाँ नोएडा और दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं जहाँ पे आपका वेटर नहीं होता, है ना। रोबोट्स आपको खुद सर्व करेंगे, सारा देखा है आपने। तो आजकल जो है रोबोट बेस्ड रेस्टोरेंट ओपन हो गए, इसी नोएडा में है। ये देखो, ये नोएडा में है। Welcome to the Yellow House. I am Ruby. Hi Ruby, I'm Muskan. आजकल जो है रोबोट जो है सारा कुछ सर्व करेगा, ठीक है, कोई वेटर नहीं होता। आ रही बात समझ में? Guys, this is Ruby and this is Diva. तो ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आने वाला जो टाइम है वो सब मशीन लर्निंग और एआई का ही है सारा कुछ, है ना। और उन सब ये जितने भी एप्लीकेशंस बन रहे हैं इन सब में यही सब लाइब्रेरी यूज हो रही है जो मैंने अभी दिखाया। आ रही बात समझ में? तो इन्हीं सब लाइब्रेरी के होने की वजह से हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो गया ना। तो अब आपको मेन लाइब्रेरी समझ में आ गई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरी है पाइथन में ना, कम से कम 5000 से एबव लाइब्रेरी मिल जाएगी। रोज नई नई लाइब्रेरी लॉन्च होती रहती है, ठीक है। तो ये मैंने मेन लाइब्रेरी लिखा है, इसको एक बार नोट कर लो आप लोग। तो अब आप लोग को आइडिया लग गया कि पाइथन में किस किस लाइब्रेरी से हम किस किस टाइप का ऐप बना सकते हैं। तो ये मेन लाइब्रेरीज है जो नाम आपको याद रखना है ना। अभी तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना। सॉकेट प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है, मान लो आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक कंपनी है और वो अपने लिए एक ऐप बनाना चाहती है, और उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में एक सर्वर सिस्टम लगा हुआ है और उस सर्वर सिस्टम से मल्टीपल क्लाइंट सिस्टम लैन वायर के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और सर्वर सिस्टम पे प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा हुआ है ना। और बाकी जितने भी क्लाइंट सिस्टम कनेक्टेड हैं सर्वर से उस पे अलग अलग डेवलपर, डिजाइनर, टेस्टर बैठे हुए हैं। आ रही बात में? डेवलपर, डिजाइनर, टेस्टर बैठे हुए हैं। अब उसके लिए हमें एक ऐसा ऐप बनाना है
ठीक है, कि प्रोजेक्ट मैनेजर कोई भी मैसेज टाइप करे तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली जितने भी क्लाइंट सिस्टम कनेक्ट हैं उन सबके पास डिलीवर हो जाए। ठीक है, और क्लाइंट सिस्टम पे जितने भी डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर बैठे होंगे उसका 1 बाय 1 अलग अलग रिप्लाई करेंगे और वो रिप्लाई वापस से किसके पास जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। तो इस तरह का अगर आपको ऐप बनाना है तो उसके लिए आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग सीखनी होगी। बात समझ में आई? जस्ट लाइक व्हाट्सएप की तरह। तो उस तरह का अगर आपको ऐप डेवलपमेंट सीखनी है तो उसके लिए क्या यूज करना होगा, सॉकेट। और किसी में कोई कंफ्यूजन? वो मेन लाइब्रेरी है, ये नोट कर लो कि किस लाइब्रेरी से हम किस किस टाइप का ऐप बना सकते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पाइथन के जो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये चीज नोट कर लेना, टेंसरफ्लो को गूगल ने डेवलप किया है और पाईटार्च को फेसबुक ने लॉन्च किया है। और दोनों लाइब्रेरी एआई के लिए यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, कुछ कंपनी टेंसरफ्लो पे काम करती है और कुछ कंपनी पाईटार्च पे काम करती है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर इस समय चल रहा है वो टेंसरफ्लो चल रहा है ना। और टेंसरफ्लो का लाइव एग्जांपल मैंने बहुत सारा बताया आपको ना। तो इन्हीं सब लाइब्रेरी के होने की वजह से हमें पाइथन में उतनी हार्ड लेवल वाली कोडिंग नहीं करनी, और यही सब लाइब्रेरी अनदर लैंग्वेज में नहीं है। जावा में, डॉटनेट में ये सब लाइब्रेरी ना होने की वजह से हम जावा का यूज करके, डॉटनेट का यूज करके डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग नहीं कर सकते, है ना। तो पाइथन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर इस समय चल रहा है वो डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई की वजह से है ना। हम्म। कोई यूज नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उसमें इनबिल्ट दे रखा है। यहाँ तक हो गया सबका? पीछे हो गया सबका? कोई डाउट यहाँ तक? अब अगर आपको पाइथन का यूज करके वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है तो वेबसाइट डेवलपमेंट में जाने के लिए आपको इसमें से कोई एक फ्रेमवर्क सीखना होगा। तो स्टार्टिंग के केवल 5 नोट कर लेना, सारा मत नोट करना। स्टार्टिंग के 5 पॉपुलर हैं और लिख लेना कि इसका यूज ओनली फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। तो अगर आपको पाइथन का यूज करके फुल स्टैक डेवलपमेंट में अगर आपको जाना है तो आपको पाइथन के साथ साथ जेंगो या फ्लास्क में से कोई एक आपको सीखना होगा। और सबसे ज्यादा इस समय जो डिमांड में चल रहा है वो जेंगो चल रहा है। तो मार्केट में इस समय जेंगो डेवलपर्स की जॉब्स बहुत निकल रही है और इसका यूज ओनली फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। तो अगर आपको पाइथन का यूज करके वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है तो इनमें से कोई एक फ्रेमवर्क आपको सीखना होगा। और जेंगो का मैंने लाइव एग्जांपल बताया। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उसकी पूरी कोडिंग जेंगो पे है। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा है, पाइथन का बेसिक समझ में आ रहा है? तो ये सब पाइथन की बनी बनाई लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इनके सबके आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे और जिस पे आपको काम करना है उसको आपको अलग अलग इंस्टॉल करना होगा। यहाँ तक हो गया?
अब आपको ये भी पता है कि कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग करने के लिए अलग अलग एडिटर आता है, सॉफ्टवेयर आता है। जैसे सी के लिए हमें टर्बो C++ आता था, जावा के लिए नेटबीन्स इक्लिप्स आता था। तो वैसे ही पाइथन की कोडिंग करने के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करना होगा। तो पाइथन की कोडिंग करने के लिए इतने एडिटर्स आते हैं, स्टार्टिंग के केवल 5 आप नोट करना। तो हम पाइथन की कोडिंग आइडल पे करेंगे, पाईचार्म पे करेंगे, स्पाइडर पे करेंगे, जुपिटर नोटबुक पे और गूगल कोलैब पे करेंगे। तो स्टार्टिंग के 5 आप नोट कर लो। इनको आईडीई बोला जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीई का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एडिटर बोलते हैं उनको। आईडीई का मतलब एडिटर लिख लेना। तो ये पाइथन के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिन पे हम अलग अलग कोडिंग करना सीखेंगे। बस स्टार्टिंग के 5 लिखना, नीचे वाले पॉपुलर नहीं है, यूज नहीं होता। और आपका जो आइडल है ना, ये पाइथन का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। बाकी के जितने भी मैंने नोट किए हैं ये सब आपका थर्ड पार्टी कंपोनेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और आइडल आपका पाइथन का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट होते हैं या एआई इंजीनियर होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो काम करते हैं वो जुपिटर नोटबुक पे या गूगल कोलैब पे। तो हम आगे देखेंगे कि आइडल के कंपेयर में जुपिटर नोटबुक क्यों सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो जितने भी आपको डेटा साइंटिस्ट मिलेंगे, डेटा एनालिस्ट मिलेंगे, वो काम सबसे ज्यादा किस पे करते हैं? जुपिटर नोटबुक पे या गूगल कोलैब पे। तो हमें पांचों पे अलग अलग कोडिंग करना सीखना है कि पाइथन की कोडिंग हम आइडल पे कैसे करेंगे, पाईचार्म पे कैसे करेंगे, स्पाइडर पे कैसे करेंगे और जुपिटर और गूगल कोलैब पे, है ना। तो सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने होंगे और सब पे मैं अलग अलग बताऊंगा कैसे कैसे कोड लिखते हैं। कोडिंग सब में सेम होगी, बस रन करने का जो इंटरफेस है वो क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर? तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग एडिटर यूज होता है, तो सारे एडिटर पे आपको काम करना आना चाहिए। इतना क्लियर? तो बेसिक बेसिक आप लोग को पाइथन का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया। अब ये तो जब हम कोड देखेंगे तब मैं बताऊंगा। अब हेडिंग डालो, आर्किटेक्चर ऑफ, हेडिंग डालो आर्किटेक्चर ऑफ पीवीएम। आर्किटेक्चर ऑफ पीवीएम लिखना, पीवीएम। पीवीएम का फुल फॉर्म लिख लेना, पाइथन वर्चुअल मशीन। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि पीवीएम का आर्किटेक्चर क्या होता है। पाइथन वर्चुअल मशीन, इसका फुल फॉर्म लिख लेना पीवीएम। आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि पाइथन का जो कोड है वो किस इन्वायरमेंट में रन करता है, तो आपको क्या बताना है? पीवीएम। तो एक बार ये पूरा कंप्लीट नोट कर लो और ये इमेज भी बना लेना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो आर्किटेक्चर है वो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पाइथन में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसको जब हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो कैसे कैसे वो एग्जीक्यूट होता है और आपका आउटपुट कैसे शो होता है। आ रही बात हमें? एक बार इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इमेज भी बना लेना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि पीवीएम का आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे कैसे ये काम करता है।
इमेज भी बना लेना ये। यहाँ तक हो गया सबका? नोट डाउन कर लिया सबने? तो अब आप लोगों को बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पाइथन क्या होता है, किस टाइप का लैंग्वेज है, और पाइथन में किस किस लाइब्रेरी से हम क्या क्या बना सकते हैं, फीचर्स और उसकी हिस्ट्री। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मंडे को मैं इस क्लास का गूगल क्लासरूम बना दूंगा, ठीक है? तो मंडे को आप लोगों के पास एक लिंक आएगा, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो फिर जब आप उस गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो जाओगे तो उसमें ये सारे क्लास का रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो वहां से आप लोग क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे, ठीक है? कमिंग मंडे को बनेगा, ठीक है? और उसी गूगल क्लासरूम में मैं एक आपको पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा पाइथन को पढ़ने के लिए, ठीक है? उसमें आपको नोट्स भी मिलता जाएगा, साथ साथ उसमें रिकॉर्डिंग भी मिलती रहेगी, है ना? तो हर डे का जो क्लास होगा वो रिकॉर्डिंग में अपलोड करता रहूंगा, साथ साथ आप लोगों को डाउनलोड करना होगा, ठीक है? क्योंकि गूगल क्लासरूम में 1 हफ्ते तक रहेगा वो, उसके बाद डिलीट हो जाता है। तो साथ साथ आप लोग क्या करना, डाउनलोड कर लेना। तो एक बार डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास हमेशा के लिए परमानेंट रहेगा, ठीक है? तो अभी तक सारा समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉपर कैसे काम करता है, और कल फिर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखेंगे। कल मैं आपको पहले आइडल पे काम करना बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम आइडल इंस्टॉल करना और आइडल पे कैसे कैसे काम होता है कल मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है? कल से अब आप लोगों का थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, ठीक है? क्या नहीं लिखे? तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हो गया?